सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। इस बुलेटिन में मेरे साथ होंगी महानूर और आफिया आवान भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और इजलास में हुकूमत को कानून साजी पर टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का इजलास अब खत्म हो गया है। मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल अली, अपोजिशन जमातें एक बार फिर मुतहरिक नज़र आ रही है और अपोजिशन जमातों ने यह फैसला है कि जो मुश्तरका इजलास में जो कानून साजी होगी उसको भरपूर मुकाबला किया जाएगा। उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने 2 कमेटियाँ तश्कील दी थी, जिनमें कानूनी कमेटी का इजलास अब से कुछ देर कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में इख्तिताम पजीर हुआ है और आज के इजलास में मजीद 2 कमेटियाँ तश्कील दी हैं। और उन कमेटियों की अगर हम बात करें, एक कमेटी नैब तरमीम और कवानीन के हवाले से एक मतअवली तैयार करेगी, तो दूसरी कमेटी जो तश्कील दी गई है वो जो कानून साजियाँ होंगी मुश्तरका इजलास में हुकूमत जो 30 बिल्स लेकर आ रही है जिनको अपोजिशन हर हाल में नाकाम करने की कोशिश करेगी, तो अपोजिशन ने अब यह फैसला किया है कि अब हम उन बिल्स को लेकर अदालतों में भी उनको चैलेंज करेंगे। जिस हवाले से कानूनदानों पर एक मुश्तमिल 3 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है, जिनमें जो सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ है, फारूक अशनाई और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इस कमेटी में शामिल है। तीनों कानूनदान तमाम तर कवानीन को लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने आज ये भी फैसला किया कि हुकूमत जो 30 बिल्स लेकर आ रही है, जिनमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, समंदर पार पाकिस्तानियों का बिल है, EVM का मामला है और जो दीगर बिल्स हैं, अगर हुकूमत उनको पास करवाती है मुश्तरका इजलास में तो अपोजिशन जमातें उनको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेगी और मुख्तलिफ अदालतों में भी जाएगी। तो आज की स्टीयरिंग कमेटी में यह फैसला हुआ है कि हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है, अपोजिशन का ये कहना है कि वो कानून साजी मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी तरीके से हो रही है और उन कवानीन को कौमी असम्बली और सेनेट से मुस्तरद किया गया है। तो अब हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाकर वो कवानीन पास करना चाहती है जिसका हर सूरत में दिफा करेंगी। अपोजिशन ने यह भी अज़म किया है आज के इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि वो हर सूरत में पार्लियामान के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद और मुत्तफिक है और वो तमाम तर जो कवानीन और जो कानून साजियाँ होंगी उनको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। जबकि अब से कुछ ही देर बाद एक और अहम तरीन इजलास शुरू होगा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत, उसमें मजीद उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। जी ठीक है उस्मान खान, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हुकूमती अज़ाइम के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद है और अपोजिशन एक होकर पार्लियामेंट को बिलडोज करने की कोशिश नाकाम बनाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये गलत ऑर्डिनेंसेस को बुलडोज करना चाहते हैं हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट के खिलाफ और जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन द कंट्री। गैस और पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता, वजीर इत्तलात का 2 टोक पैगाम। फवाद चौधरी कहते हैं कि सस्ती गैस मिलने पर सनतों ने बिजली की पैदावार शुरू कर दी, सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया गया, कैप्टिव पावर प्लांट से गैस सब्सिडी वापस ले ली। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का नर्ख $6.5 से बढ़ाकर $9 फी MMBTU कर दिया है। तो बजाय गैस इस्तेमाल करने के इस सेक्टर ने उससे बिजली बनानी शुरू कर दी और वो बिजली इस्तेमाल होना शुरू हो गई कि हर चीज को ही सब्सिडाइज करके हमने देना है मखसूस आबादी को, तो मुल्क इस तरह से उठ नहीं सकेगा। जो भी चीज आती है उसको हमने 3 गुना करके मीडिया पे दिखाना है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ही तबाह बर्बाद हो जाता है। ये एक इशू है, इसको भी इंशाल्लाह डील करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर एक ही हेल्पलाइन होगी 911 की। और नून लीग ने महंगाई की वजह हुकूमत की मौशी पॉलिसीज को करार दे दिया। 48 रुपए किलो चीनी बरामद करके अब 96 रुपए के हिसाब से दरामद की जा रही है। मिफ्ता इस्माइल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम को 200 लोगों की टीम में से 5-7 काम के लोग आगे लाने का मशवरा दे दिया। तो जो महंगाई है उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान खान की माशी पॉलिसी है, जिसमें बजट का खसारा है, चीनी को एक्सपोर्ट कराया है। आप सब जानते हैं कि 48 रुपए में इस मुल्क से आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी और अब आप 96 रुपए में चीनी वापस ले रहे हैं। मईशत की कमर तोड़ी है इन्होंने, जानबूझ के कमर तोड़ी है। और 168 रुपए पे इन्होंने जो हॉट मनी के डॉलर्स आए थे उसको 168 के हिसाब से रुपया दिया, जब उन्होंने वापस लेके गए तो 152 के हिसाब से उनको डॉलर कर दिया। अब जो आपके पास अच्छे 200 लोग थे उसमें से कोई 5-7 तो लोग ले आओ। जब किसी आदमी को सर्दी लग रही हो तो उसको आपको लिहाफ देना चाहिए, उसको आपको जैकेट देना चाहिए, उसको आपको कंबल देना चाहिए, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अमेरिका में इससे भी ज़्यादा सर्दी होती है। आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए बिजली का एक और झटका,
हुकूमत ने बिजली ₹2.52 महंगी कर दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉलर एक बार फिर महंगा होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.12 इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹170.51 से बढ़कर ₹171.63 पर आ गया है, जबकि सरमायाकारों ने रुपए की कदर में कमी की वजह हुकूमत और IMF की मुज़ाकरात में ताखीर को करार दे दिया है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर फिर उड़ान भरने लगा। डॉलर की कदर में पीर के रोज ₹1.12 का इजाफा होने से इंटरबैंक में डॉलर ₹170.51 से बढ़कर ₹171.63 पर आ गया। मौसमी माहिरीन कहते हैं कि दरामदी अदायगी पर रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात पर भी मार्केट की नजरें जमी हुई हैं। डॉलर की कदर में इजाफे पर सरमायाकार अहमद चनाई कहते हैं कि हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात में ताखीर के सबब रुपए की कदर में दबाव देखने में आ रहा है। एक्सपेक्टेशंस थी कि IMF की जो ट्रांच है वो भी हो जाएगी। शौकत तरीन साहब ने भी अनाउंस किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ डिले की न्यूज़ है, जिसकी वजह से डॉलर फिर ऊंची उड़ान उड़ने लग गया है। डॉलर की कीमत बढ़ने से इसका बराह रास्त असर महंगाई पर पड़ता है। अशिया खुरोनोश, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में आए दिन इजाफों ने अवाम को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शहरियों का शिकवा है कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। बड़े बड़े मंसूबों से सिर्फ मखसूस हल्के ही फायदा उठाते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। डॉलर की कदर में इजाफे के साथ सोने की फी तोला कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहर में सोने की फी तोला कीमत में ₹1700 इजाफा हो गया। सोने की फी तोला कीमत ₹1,25,000 हो गई है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में इजाफे के साथ सोने की फी तोला कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रवा माली साल की पहली तिमाही में बजट खसारा ₹438 अरब का हो गया। जुलाई से सितंबर तक कुल आमदन ₹1808 अरब, जबकि कुल अखराजात ₹2247 अरब रहे। इस दौरान टैक्स आमदन ₹1,532 अरब रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज पाशा ने मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी और डॉक्टर हफीज पाशा के दरमियान मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी को डॉक्टर हफीज पाशा ने अपनी किताब चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश की। भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के बाद चीन ने भी अफगानिस्तान से मुतालिक कल होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। चीन के दफ्तर खारजा के मुताबिक मसरूफियात की वजह से कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुमकिन नहीं। भारत की जानिब से पाकिस्तान, चीन, ईरान समेत 4 वस्ती एशियाई ममालिक को दावत दी गई थी। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल की ज़ेरे सदारत होगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार नईम खालिद लोधी साहब और नादिर मीर साहिब भी। सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ेंगे। नईम खालिद लोधी साहब, कहिएगा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? 4 वस्ती एशियाई ममालिक को दावत दी गई है, अब पाकिस्तान के बाद इनकार सामने आ रहा है चीन का भी। आपको क्या लगता है दफ्तर खारजा की कुछ मसरूफियात हैं या वजह कुछ और है? ये दुनिया पर बिल्कुल अयां है। दुनिया को आप इतने लंबे अरसे तक बेवकूफ नहीं बना सकते। भारत सबको मालूम है कि इज अ स्पॉइलर। अफगानिस्तान के सिलसिले में वो अमन नहीं चाहता, वो अमन को की खराबी चाहता है और इसको अच्छी तरह समझ लिया गया है। जब चाइना नहीं आएगा, जब पाकिस्तान नहीं जाएगा, जब अफगानिस्तान खुद नहीं आएगा तो वो अफगानिस्तान में अमन की बात कैसे कर सकते हैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको काफ़ी सख्ती का सामना करना पड़ा है और उनको आईना भी दिखा दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि जी आपका अफगानिस्तान के साथ अमन का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। आपकी जानिब बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ नादिर मीर साहब भी मौजूद है। नादिर साहब, आप कहिएगा, एक जानिब भारत में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दूसरी जानिब भारत की जानिब से अमन की बात करना कैसा है? पाकिस्तान को जब इन्होंने इन्विटेशन भेजा भारत से तो अखबारों में आया कि ये कंसिडर कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर
तो मैंने तब भी कहा था कि ये कंसिडर करने की बात क्या है, जब भारत पिछले 20 साल से 9/11 से लेके अब तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक सेकंड फ्रंट, दूसरा महाज के तौर पर अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता रहा, तो आज भारत अफगानिस्तान में क्या अमन लाएगा? इंडिया इज नॉट द नेबर ऑफ अफगानिस्तान, उनका तो सरहद भी नहीं मिलती, बीच में पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, वगैरह वगैरह। तो भारत का तो तल्लक ही कोई नहीं अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को कहना चाहिए अफगानिस्तान की जंग और अफगानिस्तान का मसला तो पुरानी कहानी खत्म हो गई, अब भारत अपनी फौजें कश्मीर से निकाले जहां इतना जुल्म हो रहा है, और खालिस्तान से फौज निकाले, क्योंकि आपने देखा है लंदन में भी खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ है और सिख आज़ादी चाहते हैं भारत। ठीक है नादिर मीर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, जबकि दिफाई तज़कियाकार नईम खालिद दूबी साहब आप भी हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में ताखीर का खदशा, इंतखाबात के फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी के बाइस इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। जी हाँ, इस हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। उस्मान, कहिएगा क्यों रुकावटें बढ़ रही हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं? इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन के मुताबिक अगर इलेक्शन को फंड नहीं दिए गए तो इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। उस्मान, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। आप यही बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को फंड की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में ताखीर का खदशा है। इंतखाबात के फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है। उस्मान खान, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल राबिया, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के फंड के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन के दरमियान नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। फंड की अगर बर वक्त अदम अदायगी नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक उसके लिए इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को फंड की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर वजारत की जानिब से फंड के इजरा में ताखीर की वजह से इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी और हल्का बंदियां भी ताखीर का शिकार हो सकती हैं। फंड के इजरा में पहले ही ताखीर हो चुकी है, फौरी इक़दाम किए जाए। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड भी मांग रखे हैं, मगर अभी तक वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कोई मुस्बत जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर मजीद चंद रोज तक उनको फंड्स ना दिए गए तो इलेक्शन जो है वो मजीद ताखीर का शिकार होंगे, क्योंकि अभी तक हल्का बंदियां भी नहीं हो सकी हैं। जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। उस्मान आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में ताखीर का खदशा है। इंतखाबात के फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी के बाइस इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात अब बढ़ने लगी हैं। आपको बताएं कि इनायतुल्लाह साबिक वज़ीर बल्दियात KP हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कहिएगा कि आपको क्या वजूहात सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताखीर की जा रही है या वजारत खजाना का इसमें रोल है? कितना वक्त दरकार है इन बल्दियाती इंतखाबात को करवाने में? देखिए, KP के अंदर तो बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और वो हुकूमत को मुसलसल इंतखाबात के लिए पुश कर रही है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है। आज उनकी रिट दायर हो गई है या कल दायर होगी। वो इस इलेक्शन को जो KP के अंदर अनाउंस हुए हैं उसको चेक करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि जिसमें विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल को पार्टी बुनियादों पे कराने का हुक्म दिया गया है, तो उसको वो उस डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि हुकूमतें जो है वो वादे भी करती है, मंशूरों के अंदर भी बातें लिखती हैं, लेकिन जब अमलन वो इक़्तिदार में आती हैं तो फिर बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते में रोलियाट काटते हैं और इख्तियारात को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के मुताबिक डिवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है इनायतुल्लाह साहब, आप हमारे साथ थे, शुक्रिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का गुस्सा या कुछ और मामला। N133 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा ने कॉर्नर मीटिंग में बच्चों को थप्पड़ मारने की हिदायत कर दी। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। जमशेद चीमा से कॉर्नर मीटिंग में बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। बच्चों को चुप करा देना, एक एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे 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 प्यार से लगा देंगे। लेकिन असेंबली में तो बहुत शोर होता है, वहाँ वो क्या कहते? एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे। 2018 के इंतखाबात में जमशेद इकबाल चीमा पहले भी नून लीग से शिकस्त खा चुके हैं। एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। छोटे थप्पड़ों से याद आया, सियासी मीटिंग में ये छोटे बच्चे कर क्या रहे थे? जरूर गलती से आ गए होंगे। बच्चों को चुप करा देना, एक एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे। वैसे चीमा साहब की एक छोटी सी गलती का पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। हल्के से बाहर के तजवीज और तायद कुनिंदा होने के बायस उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि जंगें अमन लाने के लिए की जाती हैं। काबीना इजलास के बाद न्यूज ब्रीफिंग में उनका कहना था कि टीटीपी से जो भी बात होगी आइन के तहत होगी। Yesterday, even the Tehreek-e-Taliban Pakistan issued a proclamation through which they announced ceasefire in and ultimately, you know, the wars are fought primarily to bring peace. Wars are not there for ultimate times. You have to conclude wars. So our point of view is that right now Pakistan must talk from the position of strength, and at the moment we believe that after this change in Afghanistan, where the Afghanistan authorities also requested us to get into negotiations with, they want us to negotiate a deal with the TTP. नूर मुकद्दम कत्ल केस में सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट से मुतालिक अहम दस्तावेजात सामने आ गई हैं। सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद है। कब कब क्या क्या हुआ ये जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद से, जो कुछ देर पहले मुल्जिम जाहिर जाफर के घर के बाहर मौजूद थे। मुकद्दम कत्ल केस में सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट आज मकामी अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमा करवाया गया और ये वो मकाम है जहां पर नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया और ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनका ट्रांसक्रिप्ट आज मकामी अदालत में जमा करवाया गया। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 18 जुलाई की रात नूर मुकद्दम फ़ोन सुनते हुए इस घर के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होती है और 2:41 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ में नंगे पाँव गेट की तरफ भागती नजर आई और नूर मुकद्दम के बाहर आने पर चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता नजर आया गया। और ट्रांसक्रिप्ट में मजीद कहा गया कि इस दौरान जाहिर जाफर घर से जल्दी मेन गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोच लिया। 20 जुलाई की शाम को 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर पर वाक़या जो छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर की गैलरी के साथ लगे जंगले से गिरती नजर आई और नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फ़ोन भी होता है। वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी गेट की तरफ आती है, लेकिन जो चौकीदार है और माली गेट बंद कर देते हैं और जाहिर जाफर घर के फर्स्ट फ्लोर पर टेरेस से छलांग लगा के, ये ऊपर टेरेस है जहाँ से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर पर आता नजर आता है और जाहिर जाफर दौड़कर नूर मुकद्दम को पकड़कर घसीट कर ज़बरदस्ती इस दरवाजे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाता है। और दिल दहला देने वाले जो वाक़यात हैं वो इस ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद हैं। किस तरह मुल्ज़म जाहिर जाफर जो है वो नूर मुकद्दम को घसीटता हुआ ऊपर लेके जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह ख़्वानी की। इस मौके पर वाइस चांसलर के EMU ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि आज का दिन हमें खुद ही वहदत फ़िक्र अमल का दर्स देता है। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को अपना कर हम दुनिया की अजीम कौम बन सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन की कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा से मुलाकात जारी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज शहबाज से। शहबाज, बताएगा इस मुलाकात का हवाल।
जी बिल्कुल, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन आज सुबह पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे और इस वक्त उनकी कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज हसन राजा से मुलाकात जारी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। मुलाकात में जो आइंदा बरस इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड शेड्यूल है, उस दौरे के हवाले से मामला जो हैं उनके ऊपर बातचीत जारी है। इसके साथ साथ जो दीगर अमूर हैं और सीरीज के हवाले से उनके ऊपर और इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा नया सिरे उसका आगाज करा दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता माह जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद खासी तनकीद हुई थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर इंग्लैंड में भी, और इंग्लिश साबिक क्रिकेटर जो है उन्होंने भी खासी तनकीद की थी, जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्हें भी मुस्ताफी होना पड़ा था अपने होते से कुछ ताल्लुकात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ट्रॉफी घर लाने के लिए पुरुम्मीद हैं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा, इंशाल्लाह सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल भी जीतेंगे। वर्ल्ड कप में हर खिलाड़ी 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तमाम खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। टीम को सपोर्ट करने पर शायकीन के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल जैसे टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट हुआ थ्रू आउट अभी तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं और जिस तरह टीम ने परफॉर्मेंस दी है हर मैच में, और कोशिश करेंगे कि इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करें और सेमीफाइनल में लेके जाएं। एज अ ग्रुप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, इंडिविजुअल भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो जितने भी मैचेस हुए हैं कोशिश हुई है कि हर बंदा अपना 100% दे। डेफिनेटली काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है और जितनी भी हमारी मेहनत और जिस तरह हम टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं ये उसका यहाँ पे हमें कोशिश यही करनी है कि जो हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी करते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करें और सेमीफाइनल में ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें। और फैंस को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, पाकिस्तान में भी काफ़ी सपोर्ट किया और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सपोर्ट मिलती रही है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस।